स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और वो किस तरह से लगती है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है ना, उसका फॉर्मूला होता है F=Q×V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और F हमारे पास में उसकी लगने वाली फोर्स है। अब यहाँ पे अगर हम इसका लिखेंगे एक्सपेंड करके इसको, तो बनेगा F=Q_V_B। क्रॉस के लिए यूज़ करते हैं साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे n हैट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो n हैट है वो हमारा नॉर्मल वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर वेक्टर v और वेक्टर b एग्जिस्ट करते हैं। अब सुन, नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बनेगा QVB साइन थीटा, यानी कि n हेड को यहाँ से हटा दोगे। एंड अगर हम यहाँ पे एंगल यूज़ कर रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और इसका फॉर्मूला बनेगा QVB। अब ये फॉर्मूला जो है ना QVB, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में रिप्लेस कर लें इस फार्मूले को, यानी कि जहाँ पे QVB लिखा हुआ है हमारे फार्मूले के अंदर, वहाँ पे हम लिखें F मैक्सिमम, तो ये फॉर्मूला बनेगा FB=F मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे सुनिए हम डिफरेंट एंगल्स की बात करते हैं, यानी कि अगर हम फोर्स को डिस्कस करना चाहते हैं किसी दूसरे एंगल के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री है या कोई और एंगल है, तो अगर आप 0 की बात करो तो साइन ऑफ 0 हमने पहले भी पढ़ा है कि 0 होता है, तो फोर्स 0 हो जाएगी। यानी कि सेम केस हमारे पास में बनेगा कंडक्टर वाला। इस तरह से अगर आप बात करते हो 30 डिग्री की, तो साइन 30 जो है ये होता है 1/2, तो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम का हाफ, यानी कि 50%। 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो हमारी फोर्स बनेगी मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि चार्ज जो है वो 70% फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर हमारा एंगल हो 60 डिग्री, तो हमारे पास में जो फोर्स है वो बनेगी √3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फोर्स, यानी कि 86%। यानी कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा जो फोर्स है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी, और 90 डिग्री के ऊपर उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, यानी कि आप कह लो 100%। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एंगल्स हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के बारे में, यानी कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो वो किस तरह का पाथ अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल्स को 0 एंड 180, यानी कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो करें तो एंगल बनता है 0 डिग्री, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल थ्रो करें तो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ 180, दोनों पर साइन की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी जो नेट फोर्स है वो भी 0 लगेगी, चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चार्ज है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन जब हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करेगा और सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप चार्ज को थ्रो करते हो किसी ऐसे एंगल के ऊपर जो 0 से 90 के बीच में है, यानी कि ना तो 0 है ना ही 90 है, बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, तो उस केस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक हेलिकल पाथ को अडॉप्ट करेगा कुछ इस तरह से। तो ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स कि वो किस तरह से मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर हमें बतानी है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए भी 3-4 रूल्स हैं, जिसमें से यहाँ पे हम 2 डिस्कस करेंगे जिनको आपने जहन में रखना है और इन्हीं को अप्लाई करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला रूल हमारे पास में है राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है F=Q×V×B। अब यहाँ पे लेट कर लो कि हमारा जो V वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो V वेक्टर है वो चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर है वेक्टर B। अब यहाँ पे अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को V की डायरेक्शन में रखें और इसको रोटेट करवाएं वेक्टर B की तरफ, तो आपका जो राइट हैंड का थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल को, जो कि इस केस में अपवर्ड बनेगी, यानी कि आपकी तरफ बनेगी। आप इसको अप्लाई करके देखो तो आपको जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो V और B के परपेंडिकुलर दिखेगी, आपकी तरफ बाहर आते हुए, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगेगी इसके ऊपर। इसी तरह से जो सेकंड रूल हमारे पास में है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि सेम जैसे हमने कंडक्टर्स के लिए देखा था कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर
या मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर को। तो ये हमारा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इन दोनों रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कुछ पैरामीटर्स हैं कि जब आप किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हो तो वो किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा और वो कैसे मूव करेगा इन रूल्स को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, एक है इनटू द पेज और एक है आउट ऑफ द पेज। तो हमने ये बताना है कि जब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, अगर हम वी की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखें और इसको रोटेट करवाएं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि जो कि इनटू द पेज है, तो हमारा जो थंब है वो बनेगा आउटवर्ड। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी फील्ड इनटू द पेज होगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है जो कि आउट ऑफ द पेज है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगी। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है जब वो फील्ड में एंटर होगा तो डिफ्लेक्शन तो करेगा। तो आप क्या करो, सिंपली वी की डायरेक्शन में रखो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को और इसको कर्ल करो आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जब आप आउटवर्ड कर्ल करोगे तो आपको जो थंब है वो डाउनवर्ड जाएगा। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से ये बेंड होना शुरू कर देगा और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। तो जब भी आपका फील्ड इनटू द पेज है एक पॉजिटिव पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी आपका जो फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज होगा तो एक पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब सेम यही केस अगर हम यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर होता है जो कि इनटू द पेज है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो बिल्कुल पॉजिटिव के अपोजिट लगेगी। अगर पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो इनटू द फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। इसी तरह से जब हमारा फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा तो आउट ऑफ द पेज के लिए जो एक पॉजिटिव पार्टिकल है क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसके पैटर्न्स हैं, यानी कि आपको प्रोटॉन का याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो जब भी दो पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हों और उन दोनों की डिफ्लेक्शन अपोजिट हो तो वो दोनों के चार्ज जो है वो अपोजिट होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में ना कुछ MCQs हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड जो कि पास पेपर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला MCQ है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल देन इट विल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है F = QVB साइन ऑफ थीटा। अब क्योंकि चार्ज फील्ड के पैरेलल एंटर हो रहा है एंगल बनेगा 0 डिग्री और साइन ऑफ 0 0 होता है, उस पर की फोर्स नहीं लगेगी। और जब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट मूव करेगा। तो इसका C ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड MCQ है, अ चार्ज Q इज़ मूविंग विद वेलोसिटी V पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जब कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करेगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो 0 होती है, तो इसका D ऑप्शन बन जाएगा। थर्ड MCQ हमारे पास में है, व्हेन अ न्यूट्रॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी v इट्स एक्सेलरेशन इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है जो कि फील्ड में एंटर हो रहा है परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे आप देखो तो फोर्स लगती है सिर्फ चार्ज पार्टिकल के ऊपर, Q होना चाहिए यहाँ पे, बट न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी 0 होगी। तो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगा। तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 4 हमारे पास में यहाँ पर है ETA 2023 में से, अ हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम जानते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इज़ मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है वो ईस्ट में मूव कर रहा है, तो हमें बतानी है उसकी डिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट और मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें आप क्या करो, सिंपली अपना राइट हैंड रूल लगाओ। अगर हम V को रोटेट करवाएंगे B की तरफ तो आपकी जो फोर्स है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी
या आउट ऑफ द स्क्रीन है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में नेक्स्ट है हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, यानी कि अगर हम किसी पार्टिकल को 0 से 90 के बीच किसी एंगल पे थ्रो करें तो वो किस तरह से डिफ्लेक्शन करेगा, वो कैसे मूव करेगा। तो हमने कहा कि अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो जैसे थीटा यहाँ पे एक एंगल हमने दिखा रखा है डायग्राम में, तो वो एक हेलिकल पाथ को अडॉप्ट करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास में जो इसकी वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के होगा पैरेलल, और एक कंपोनेंट होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बनेगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो जिम्मेदार होता है पार्टिकल के लीनियर मोशन का, एंड वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो उसको बेंड करता है और सर्कुलर पाथ उसका बनाता है। तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हेलिकल पाथ बनता है। अब ये टॉपिक हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक MCQ आपकी MD गेट के पेपर्स में आया हुआ है जो कि था रेडियस ऑफ द हेलिक्स के बारे में। यानी कि ये हमारा अगर हेलिकल पाथ है तो इसका जो रेडियस है ना वो हमारे पास में इसकी मिड पॉइंट से इसके एंड तक बनेगा रेडियस। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो ये MCQ आया था 2022 के अंदर डो यूनिवर्सिटी का। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स ये होता है कि जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ना, तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इसको बेंड करवाएगा और सर्कल में मूव करेगा पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी, तो एंगल 90 बन गया। और V का हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि sin थीटा, और होता है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे बनेगा mv sin थीटा होल स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे दोनों साइड से आप देखो तो एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin 90 हमारे पास में होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप r का फॉर्मूला सेपरेट करो तो ये बनेगा r = mv sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। तो ये फार्मूला था जो उन्होंने 2022 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास में होता है कि टाइम पीरियड इसका कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास में जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2πr डिवाइडेड बाय v। वैसे तो 2π/ω होता है, तो ओमेगा होता है v/r के बराबर, तो फॉर्मूला बनेगा 2πr डिवाइडेड बाय v, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो v sin थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली कुछ नहीं करना, v इनके r की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो जैसे ही यहाँ पे आप r की वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो एक v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2πm डिवाइडेड बाय QB। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ बनता है पिच ऑफ द हेलिक्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होती है, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है तो उसका जो लीनियर डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कहलाता है पिच ऑफ द हेलिक्स। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, S = VT। तो S हमारा लीनियर डिस्टेंस है जिसको P का नाम दिया जा रहा है, और V हमारी है वो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि V cos थीटा, और T है उसका एक रेवोल्यूशन का टाइम जिसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो पिच ऑफ द हेलिक्स बनेगी V cos थीटा × T। अब यहाँ पे हमने सिर्फ टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है, तो फॉर्मूला बनेगा 2πm/QB, और इसके साथ आ जाएगा V cos of थीटा। तो ये हमारे पास में 3 रिलेशनशिप्स हैं जिनको हमने याद रखना है, टाइम पीरियड, पिच ऑफ हेलिक्स और रेडियस ऑफ द हेलिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन एक नेगेटिव पार्टिकल जो होता है वो हमेशा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और इसकी वजह होती है इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है Q × E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स को हमेशा मूव करवाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलोंग द फील्ड या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क करती है। एंड अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल्स की, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q × E के बराबर, तो फॉर्मूला बनेगा A = QE डिवाइडेड बाय M। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट की, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होती है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है v वेलोसिटी के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है F = Q × V × B।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, यानी कि इसका काम है चार्ज पार्टिकल्स को बेंड करना। ये वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं करती, उसको इम्पैक्ट नहीं करती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है बाय द मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगती है ना चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से जो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स है ये ज़ीरो हो जाता है। तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पार्टिकल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से हमारे पास में ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा, वो भी कांस्टेंट रहेगी, और ना ही पार्टिकल की टोटल एनर्जी में चेंज आता है, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पार्टिकल का जो मोमेंटम है ना वो चेंज होता है, यानी उसका चेंज ज़ीरो नहीं होगा, आपका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अब क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो बाकियों से डिफर करता है थोड़ा सा यहाँ पे। तो अगर हम देखें नेक्स्ट के इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, तो वो कैसा है, वो चलो वो भी देख स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में रिलीज़ किया जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर रखी हों, तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की बात मानेगा और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कम हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना रंग बदलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मानेगा और ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा डाउनवर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमारे पास में दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, बराबर हो, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस उसको अपोजिट डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर रही थी। अब इन दोनों की लड़ाई में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा निकल जाएगा जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ करवाते हैं। अब सुन यहाँ से ना हमारे पास में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम ऐसी जगह में रिलीज़ करें जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर सम है ये कहलाता है लॉरेंस फोर्स। अगर हम यहाँ पे ई और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F = Q E वेक्टर प्लस Q × V क्रॉस B वेक्टर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला एज एन MCQs आपसे पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, तो इसको जहन में रखिएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं ऐसे पार्टिकल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड मूव करते हैं, तो उन दोनों पार्टिकल्स के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है QE। तो यहाँ पे दोनों साइड से अगर हम Q को कैंसिल आउट करें तो हमारा V का फॉर्मूला बनेगा V = E/B। अब ये फॉर्मूला जहन में रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर्स के केस में। जब हमने चार्ज पार्टिकल्स को उनकी स्पीड की बेस के ऊपर सेपरेट करना हो तो ये वाला रिलेशन यूज़ होता है। और इस वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई करी जाती हैं, ये बात भी जहन में रखिएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल हमारे पास में एक टॉपिक आता है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पार्टिकल्स। अब चार्ज टू मास वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो स्टूडेंट्स जब हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करवाते हैं तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा अगर हमने उसको परपेंडिकुलरली थ्रो किया है। तो सर्कल में मूव करने के लिए उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। अगर हमारे पास में पार्टिकल का चार्ज E के बराबर है तो ये बन गया EVB = mv²/r। अब यहाँ पे दोनों साइड से A की भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम m को E के डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा E/m = V/br। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करने का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपसे एज एन MCQs पूछे जाते हैं MD कैट के पेपर्स में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर V की वैल्यू पुट करने की,
इनके वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड की। तो v का फार्मूला हमारे पास में है e डिवाइडेड बाई b। जब इसको हम अपनी वैल्यू में पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो फार्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू आर। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारे पास में मेथड होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है E/m इज इक्वल्स टू E/m इज इक्वल्स टू 2v0 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूलाज हमारी बुक में लिखे हुए हैं जो कि एज एन एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछे जाते हैं और एज एन एमसीक्यूज़ वैल्यूज़ के ज़रिए आपसे यूज़ भी करवाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए पर एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी इस वेलोसिटी की तो ये हमारे पास में पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है या लीनियर स्पीड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम जानते हैं कि जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास एंगुलर स्पीड होती है और एंगुलर का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यानी कि लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये बराबर आएगा v/r के। अगर हम फार्मूले में v/r को रिप्लेस करें तो ये बनेगा E/m इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय b। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओमेगा है वो बराबर होता है 2πf के। तो फार्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू 2πf डिवाइडेड बाय b। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट।